हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंद्रभान इंटर कॉलेज इकबारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण है, जिसका पहला भाग आप लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा भाग मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहले भाग में आपने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों और संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधि होती है वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण में दो हिस्से होते हैं। पहला जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जैसे आपका H2 then O2 gives H2O। पहला वाला भाग जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और दूसरे वाले भाग को उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब यहां आपने देखा कि जो मैंने रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में जो भी पदार्थ है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर है। कैसे? जैसे यहाँ हम H की बात करते हैं तो H 2 दूनी 4, 2 और इसका 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2 इक्वल कितना हो जाएगा 4। O देखते हैं कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखते हैं H कितना है इस तरफ में, उत्पाद की तरफ में, तो 2 एकम 2 यानी 4 हो गया, और O कितना है आपका यहाँ इस वाले का इसमें हुआ, तो 2 एकम 2, क्योंकि यहाँ 1 माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों में क्या है, जो परमाणुओं की संख्या है कैसे है, बराबर है। ठीक है, अगर यदि परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, जैसे इसी समीकरण को हम ऐसे लिख सकते थे, H2 धन O2 गिव्स H2O। इस समीकरण में हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में जो पदार्थ है उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं H, तो H कितना है बेटा 2, O कितना है 2, लेकिन यहाँ H कितना है 2 और O कितना है 1। तो ये जो समीकरण आपका कहलाएगा, ठीक है, ये आपका असंतुलित समीकरण कहलाएगा। कौन सा समीकरण कहलाएगा? असंतुलित समीकरण कहलाएगा। क्यों असंतुलित समीकरण कहलाएगा? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं अभिकारक में जो पदार्थ है उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में जो पदार्थ है उसमें परमाणु, दोनों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो जो समीकरण असंतुलित होता है उस समीकरण को कंकाली या ढांचा समीकरण कहा जाता है। कौन सा समीकरण कहा जाएगा? कंकाली या ढांचा समीकरण। एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हम कर देते हैं N2, ठीक है, प्लस H2 यानी नाइट्रोजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु, सॉरी हाइड्रोजन के अणु, ये आपस में मिलकर अमोनिया का एक अणु बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारा अभिकारक साइड हो गया। ठीक है, अभिकारक साइड में N की संख्या कितनी है 2, H की संख्या कितनी है 2। ठीक है, उत्पाद साइड में देखते हैं N की संख्या कितनी है 1
और H की संख्या कितनी है 3। ऐसे में हम देखते हैं कि इसमें अभिकारक और उत्पाद में जो उपस्थित परमाणु है ये इन परमाणुओं की संख्या क्या है समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये समीकरण और ये समीकरण आपके कैसे हैं कंकारी समीकरण या ढांचा समीकरण। ठीक है, अब इन्हीं ढांचा समीकरण को हम लोग क्या करते हैं संतुलित करते हैं। क्या करते हैं संतुलित करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। समीकरण यानी हम देखते हैं कंकारी समीकरण में भी ठीक है अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उनके परमाणु भी होते हैं। तो फिर क्या ऐसा कारण है कि हम प्रायः कंकाली समीकरण को नहीं लिखते हैं या लिखते भी हैं तो कंकाली समीकरण को संतुलित करके लिखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। तो अगर पदार्थ नष्ट और उत्पन्न नहीं होता है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की संख्या कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। यानी अभिकारक में जितने परमाणु हैं ठीक है और उत्पाद में जितने परमाणु हैं उन दोनों परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों कौन कौन से होते हैं बेटा अभिकारक और उत्पाद। तो दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो Cu प्लस H2SO4 Cu प्लस H2 हम कह सकते हैं Fe प्लस H2SO4 gives FeSO4 प्लस H2। हम बातें करते हैं ये हमारा आपका हो जाएगा कौन सा अभिकारक साइड। इसमें F कितना है Fe कितना है 1। यहां देखते हैं इस साइड में Fe कितना है 1। इस साइड में हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2। यहां देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, फिर यहां हम देखते हैं कि सल्फर कितना है 1। यहां देखते हैं सल्फर कितना है 1। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 4 और यहां ऑक्सीजन देखते हैं तो कितना है 4। तो ऐसे में हमने देखा कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या है समान है। तो ये समीकरण जो होगा आपका कैसा समीकरण होगा संतुलित समीकरण। तो आज हम लोग क्या करेंगे ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण संतुलन कैसे किया जाता है। ठीक है, समीकरण संतुलन कैसे किया जाएगा तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे समीकरणों का संतुलन। अब हम लोग सीखेंगे समीकरण को संतुलित करना। वैसे तो समीकरण संतुलित करने की कुल 4 विधियां हैं। पहला जो है अनुमान विधि, दूसरा जो है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और चौथा है आक्सीकरण विधि। लेकिन आप लोगों के क्लास में केवल एक ही विधि है अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। इस विधि का कोई अपना नियम नहीं है। ये आप क्या करेंगे कि जब आप समीकरण को देखेंगे
तो आप इनके दोनों पक्षों में परमाणुओं को देखकर अणुओं को संतुलित करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। आप अगर इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक समीकरण के लिए हमको एक अलग अनुमान लगाना पड़ता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताने के लिए अच्छे से, और आप भी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से सीखने के लिए। ठीक है, तो हम बातें करते हैं हीट एंड ट्रायल विद। यहां हम पहले देखते हैं सबसे पहला काम कि ये जो दिया गया है, ये हमारे पास एक समीकरण है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस। पहला काम कि हम लोग क्या करेंगे, इसके संगठन को चेंज नहीं करेंगे। संगठन को चेंज नहीं करने का मतलब है कि हम जो यहाँ परमाणु दिया गया है उसके परमाणुओं में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कोई चेंजिंग का मतलब है कि जैसे आपका H2O लिखा है तो आप बैलेंस कर रहे हैं कि इसको आप 2 को हटा दें, या फिर आपको जरूरत पड़ी तो आप यहाँ 2 की जगह पे 3 कर दें। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप केवल क्या कर सकते हैं, संख्या गिनकर आप इनके सामने अणुओं को लिख सकते हैं। ठीक है, आप परमाणुओं को जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं पहले समीकरण को। ठीक है, हम देखते हैं पहले समीकरण में। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा Fe है वो कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 3 है। H कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ H कितना है, 2 है। और O कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 4 है। इसका मतलब है कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि यहाँ कितना है, Fe कितना है, 3। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां हम Fe 3 कर देते हैं। O कितना है, 4। तो हम क्या करेंगे, यहां हम लिख देंगे, इसके H2O के सामने क्या लिख देंगे, 4। अब एक बार हम फिर से गिनना शुरू करते हैं। देख लिया जाए Fe कितना है, यहाँ 3, Fe कितना है, 3। O कितना है, 4, यहाँ 1 माना था, 4 एकम 4, यहाँ कितना है, यहाँ 1 माना जाता। अगर कहीं कुछ नहीं है तो कहा मतलब क्या है, सामने कुछ नहीं तो वहाँ 1 माना था। तो यहाँ क्या हो गया, 4 एकम 4, और यहाँ H कितना है, 4 दूनी 8, और यहाँ H कितना है, केवल 2। तो अगर हम यहाँ 4 लगा दें तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। अब देखिए Fe कितना हो गया, 3, इधर कितना हो गया, 3, H कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 8। यहाँ कितना हो गया, 4 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 8। O को देखिए, O 4 और यहाँ 1 माना जाएगा, 4 एकम 4 यानी 4 हो गया, और यहाँ 1 माना जाएगा, यानी 1 चौके 4 मतलब 4। और हम देखते हैं कि दोनों तरफ अभिकारक के परमाणुओं और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। इसलिए ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो आप फिर से रिवाइज करके देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ वाले में आ जाइए। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ कितनी है, 1। नाइट्रोजन यहाँ कितनी है, 1। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3। ठीक है ना। तो ऐसे में पहला काम तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2। तो हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं और यहाँ इसके सामने लिख देते हैं 2। ठीक है, तो अब जब हमने क्या किया, नाइट्रोजन को हमने बैलेंस कर दिया, तो नाइट्रोजन में यहाँ भी कितनी संख्या हो गई, 2 हो गई।
लेकिन अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 दूनी 6 और यहाँ कितना है, केवल 2। तो अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें तो ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6। अब हम देखते हैं कि अब समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। n कितना है 2, n कितना है 2, h कितना है 2 3 6 और यहाँ कितना है 6। ऐसे में ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसको आप नोट करिए, ठीक है, और समीकरण हम आपको बता रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि इस हिट एंड ट्रायल विधि का कोई अपना नियम नहीं है, हम समीकरण को देखकर ही अपना खुद का नियम बना लेते हैं गिन के, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना है, ये पूरा किस पे, प्रैक्टिस पे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको बैलेंसिंग आएगा। तो यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ Cu कितना है 1, यहाँ Cu कितना है 1, फिर यहाँ हम n देखते हैं, n कितना है 1, लेकिन इस तरफ में n कितना है 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम आगे 2 बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं, फिर से एक बार बैलेंस करते हैं। Cu कितना है अभिकारक, यानी अभिकारक का मतलब हम केवल यह इधर तक देखेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं और इसको हम पूरे मिला के राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं। तो हम गिनेंगे, ठीक है। यहाँ Cu कितना है 1, यहाँ Cu कितना है 1, n कितना है, ठीक है, n कितना है 2, n कितना है 2। अब बातें करते हैं कि O कितना है, तो यहाँ O की बातें करते हैं तो O 3 दूनी 6 और यहाँ कितना है O, ठीक है, यहाँ कितना है वो, तो यहाँ जो आपका है केवल 1 है। तो ऐसे में फिर हमारा बैलेंसिंग क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो बैलेंसिंग जब हमारा फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर से बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो फिर से बैलेंस करना जब शुरू करेंगे तो अब देखिए कैसे फिर से बैलेंस करेंगे। आप फिर से चले आइए, देखिए आपको बैलेंस करने के लिए ऐसी बात है कि आप एक ही बार में बैलेंस हो जाए, बैलेंस आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक कि कभी क्या होता है, बैलेंसिंग में अणुओं की संख्या घट जाती है, कभी अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अब हम यहाँ तक तो ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, O को बैलेंस करते हैं। तो जब यहाँ O को बैलेंस करते हैं तो यहाँ कितना है, यहाँ O कितना है, यहाँ 3 दूनी 6, O कितना है 6 और यहाँ O कितना है केवल 1, ठीक है। तो यहाँ 1 है, तो ऐसे में अब यहाँ H कितना है 2, तो यहाँ अब देखिए यहाँ हम कर देते हैं 4, यहाँ हम क्या कर देते हैं 4 और यहाँ हम कर देते हैं 1 मिनट, फिर से इसको देख लिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा कहीं अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो इसको फिर से एक बार देख लिया जाए। Cu प्लस HNO3 गिव CuO प्लस कितना था, प्लस N2 प्लस M2 प्लस H2O। थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो गया। अब आइए देखते चलिए, ठीक है, यहाँ हम बातें करते हैं। हाँ देखिए थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, फिर से देख लीजिए। यहाँ N2 कितना है 2,
तो हम क्या करते हैं, इस तरफ n2 को 2 बढ़ा देंगे। तो जब 2 बढ़ा देंगे तो इधर अब n कितना हो गया, n 2 1 कम 2 हो गया, और यहाँ n कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब ऐसे में H2 यहाँ h कितना हो गया, 2 है, यहाँ भी h कितना है, 2 है। लेकिन हम क्या करते हैं, Cu इधर 1 है, Cu इधर 1 है, लेकिन हम देखते हैं कि O की जो संख्या है, O की संख्या में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि O आपका 3 दूनी 6, ठीक है, तो कितना हुआ 6। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में यहाँ एक O है, हम यहाँ पे 5 बढ़ा देते हैं, और जब 5 बढ़ा देंगे तो 5 O और 1 O मिला के, यानी यहाँ 5 O और 1 O मिला के हो जाता है 6। और जब यहाँ हमने Cu के साथ 5 लगाया तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, 5 लगा देते हैं। अब समीकरण हमारा बैलेंस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 5Cu n कितना है, 2, n कितना है, 2, h कितना है, 2, h कितना है, 2, और O कितना है, 3 दूनी 6, तो 5 O और 1 6। ऐसे में ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे कि अब यहाँ n कितना है, तो यहाँ देखिए ये इसको ट्वाइस बोलते हैं, तो इसकी n का इसके साथ गुणा हो जाता है। तो ये n का इसके साथ गुणा हो गया, तो n की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ n की संख्या कितनी है, 1, तो हम यहाँ 2 बढ़ा देंगे। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ यश कितना है, यश कितना है, 1, यश यहाँ कितना है, 1। अब यहाँ हम देखते हैं n कितना है, 2, सॉरी 1, और यहाँ n कितना है, 2, तो हम यहाँ n को बढ़ा देते हैं। अब एक बार हम सबको गिन लेते हैं, फिर दोबारा हम फिर से बैलेंस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, n की संख्या कितनी है, यहाँ 2, और यहाँ n की संख्या कितनी है, इस तरफ 2। यश की संख्या इस तरफ कितनी है, 1, यश की संख्या इस तरफ कितनी है, 1। n की संख्या कितनी है, 2, n की संख्या कितनी है, 2। अब हम देखते हैं यश की संख्या कितनी है, तो यश की संख्या हम कैसे काउंट करेंगे, यश, तो ये 2 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 बराबर 8, और इस में ये इसका 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 8, और फिर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 1 कम 2। इसका मतलब है यश की संख्या है कितनी हो गई, 10। यहाँ देखिए यश की संख्या कितनी हो गई, 2 3 6 और 2 8। यहाँ अभी यश की संख्या कितनी है, 8। कैसे, 2 गुणे 3 यहाँ से, और धन यश 2, यानी यहाँ कितना है अभी 8। O की संख्या देखते हैं, O की संख्या कितनी है, 4, और दूनी, यानी O की हो गया 4, और ये धन 2, 6, और यहाँ 6 इधर हो गया, और O इधर कितना हो गया, 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो ऐसे में इधर कितनी हो गई संख्या, 5, इधर कितनी हो गई संख्या, 6। इसका मतलब अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो हमारी संख्या बराबर हो जाती है। अब देख लीजिए n यहाँ कितना है, 2 1 कम 2, 2 यहाँ आपका n है, और यहाँ जो है 2 1 कम 2, 2 आपका n। यच यहाँ कितना है, 4 दूनी 8 और 2 10। यच कितना है आपका, 10। यहाँ यच कितना है, 2 3 6
10, यस कहाँ यहाँ कितना है 1, यस यहाँ 1 और ओ देखते हैं 4, ओ कितना है यहाँ 4 और 2 6 और यहाँ 4 और 2 एकम। इसका मतलब ये समीकरण क्या होता है बैलेंस हो जाता है। अब क्या करेंगे देखिए वीडियो को आप बार बार रिवाइज करेंगे और बाकी ये समीकरण और ये आप क्या करेंगे होमवर्क के तौर पे ले लेंगे, घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, ठीक है। अगर हो सकेगा तो एक और वीडियो आप लोगों के लिए समीकरण संतुलन का लेके आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और समीकरण को संतुलित करते रहिए। इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क भी नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।